जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो लाई लीजिए बच्चों, हम आपके साथ पद्य साहित्य के इतिहास के साथ आ गए हैं। आपके लिए पद्य साहित्य का इतिहास हमने आज से प्रारंभ कर दिया है बच्चों। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है क्या, गद्य साहित्य का इतिहास, और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी हमने हल कर लिए हैं। और बच्चों सारे वीडियोज प्ले लिस्ट में सब डाउनलोड करके रख दी हैं। आप एक एक करके प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और एक एक करके सारे वीडियोज को, पहले थ्योरी को देखिए और उसके बाद प्रश्न उत्तर को हल करते हुए अपने सारे डाउट को क्लियर कर लीजिए। तो बच्चों आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पद्य साहित्य का इतिहास। इसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखेंगे, जिसमें रामचंद्र शुक्ल इम्पोर्टेंट है बच्चों। इन्हीं के विभाजन के अनुसार इन्हीं का कई कई और लेखक हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने इस काल के विभाजन को अलग अलग अपने 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 तरीके से नाम दिया है, लेकिन जो सर्वमान है बच्चों वो रामचंद्र शुक्ल हैं आपके। तो आइए अब हम चलते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास में, पद्य साहित्य के इतिहास में काल विभाजन को देखते हैं और यहाँ से पढ़ना समझना प्रारंभ करते हैं। एक एक करके थ्योरी समझेंगे, फिर इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, इनको ध्यान से समझिए। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। एक बात उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है, वहां की जो जनता है, उसकी चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। और दूसरा, तब ये निश्चित हो जाता है कि चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक होती है, सामाजिक होती है, सांप्रदायिक होती है और उसके बाद धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। उसके बाद बच्चों, रामचंद्र शुक्ल की उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी पद्य साहित्य के विकास के इतिहास को विशेष समय में लोगों की रुचि विशेष के संचार और पोषण के अनुसार उनका विभाजन करना उचित है। हिंदी साहित्य के विद्वान ने हिंदी साहित्य के विकास के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है। विभाजन का यह आधार युग विशेष की साहित्यिक रचनाओं और उनके कवियों की प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन निम्नवत है बच्चों। अब आइए काल विभाजन को हम लोग ध्यान पूर्वक समझते हैं। काल विभाजन, ये देखिए, ये काल है और ये इसका विभाजन वर्ष है, समय है। तो आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये 1000 से 1350 ईस्वी तक चला। फिर आ गया बच्चों भक्ति काल, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा और पूर्व मध्यकाल इसका नाम रहा। ये 1350 से लेकर 1650 तक चला। 1350 से लेकर 1650 तक बहुत लंबा समय तक चला, 300 वर्षों तक बच्चों। अब देखिए, उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीत काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और ये 1650 से 1850 ईस्वी तक चला। ये भी 300 साल चला बच्चों। फिर आगे आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने, ये 1850 से अभी तक चल रहा। अब इसके बारे में आइए बच्चों डिटेल एक एक करके हम लोग जानते हैं कि आदिकाल क्या है और सारी चीजें डिटेल समझते हैं। इसका विकास के यही बच्चों जानना है कि हमारे हिंदी में जो साहित्य है उसका विकास कैसे कैसे किन किन चरणों में हुआ, जो काल युग थे उस कितने भागों में बांटा गया, क्या क्या नाम दिया गया और अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया, इसके बारे में हम इसी प्रकार समझेंगे। तो बच्चों 1000 से 1350 तक चला, आप जानते हैं। ये भी 300 साढ़े 300 वर्षों तक चला। हिंदी पद्य के प्रथम उत्थान काल को वीर गाथा काल, चारण काल आदि नामों से जाना जाता है। अब चारण काल किसने कहा और वीर गाथा काल किसने कहा, ये बात आप समझेंगे बच्चों। चारण काल और वीर गाथा काल किसने किसने कहा, तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले इसको इरेज करें। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं। चलिए अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। छोटी, देखिए देश छोटी रियासतों में विभक्त था। क्या, जो देश थे वो छोटे छोटे रियासतों में अलग अलग विभाजित थे। इन रियासतों के शासक आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। देश की स्थिति शांतिपूर्ण नहीं थी। देश में सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था। कभी अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। समझिए चीज बच्चों, यहाँ पर चारण काल क्यों किसने कहा और गद्य काल किसने कहा, क्यों कहा, ये सब रीजन अभी आपको आगे बताते हैं। फलस्वरूप तत्कालीन रचनाओं में सामूहिक राष्ट्रीय चेतना का अभाव, कल्पना की प्रचुरता, युद्धों का सुंदर वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा आदि की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। इस काल की कविता का मुख्य विषय वीरों की वीरता का वर्णन रहा, यशोगान था और उनका यशोगान था। इस प्रकार आदिकाल की वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं बच्चों। देखिए, प्रबंध काव्य जो साहित्यिक ग्रंथ के रूप में है और वीर गाथा काव्य जो यशोगान की वृत्ति में था, जिसको राजाओं का यशगान करते थे। जिनके शासन काल में जो कवि रहते थे वो बस उनकी प्रशंसा में लगे रहते थे। अब देखिए प्रबंध काव्य क्या है बच्चों, जिसे साहित्यिक ग्रंथ भी कहते हैं। तो अब इसको थोड़ा हम लोग बड़ा भी करेंगे और समझेंगे कि प्रबंध काव्य क्या है। तो साहित्य प्रबंध के रूप में प्राचीन ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इस प्रबंध काव्य के कवि चंद्रवरदायी हैं। चंद्रवरदायी हिंदी, देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये चंद्रवरदायी जो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं बच्चों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों की रचनाओं को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है, लेकिन सर्वमान आप यही चंद्रवरदायी को फोकस कीजिएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अब आइए बच्चों, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसको, पृथ्वीराज रासो को। अब देखिए बच्चों, वीर काव्य में क्या क्या चीजें हैं ये हम लोग समझते हैं कि करके। वीर काव्य के रूप में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ बीसल देव रासो, जिसके कवि नरपति नाल हैं। इस ग्रंथ में समयानुसार भाषा परिवर्तन का आभास मिलता है। समय के अनुसार इसमें भाषा परिवर्तन भी हुए हैं। 100 वर्षों से लोगों में गाए जाने के कारण इस काव्य की भाषा अपने मूल रूप में नहीं मिलती, क्योंकि 100 वर्षों से लोग बस गाते हैं अपने शब्दों में, अपने रागों में गाते हैं अलग अलग विद्वान। तो जगनिक रचित परमाल रासो वीर गीतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। अर्थात जो परमाल रासो है ये वीर गीतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वीर गीतों के लिए इसे जाना जाता है। इस काव्य में जगनिक ने महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उदय सिंह का, ये महोबा बच्चों आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दक्षिण दिशा में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण दिशा में महोबा, ललितपुर, झांसी सब वहीं आसपास, चित्रकूट सब आसपास पड़ता है बुंदेलखंड में। अब देखिए बच्चों, उदय सिंह का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। यह काव्य आल्हखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो क्या है बच्चों, परमाल रासो को आल्हखंड भी कहा जाता है। अब देखिए आगे, इस काव्य की सुरक्षा जनता के कंठस्थीकरण के द्वारा हुई। अच्छा, अर्थात सुरक्षा कैसे हुई? सुरक्षा इस प्रकार से हुई कि जो जनता थी, आम जनता, वो निरंतर इसको पढ़ती थी, सुनती थी, वीरता के बारे में बखान किया करती थी, आल्हा उदल की वीरता के बारे में, इसलिए इसकी सुरक्षा बनी रही, अर्थात लोगों में जानकारी हमेशा बनी रही। आल्हा के गीतों के समुच्चय आल्हा खंड कहलाते हैं, जो आज भी उत्तर भारत के गांव में वर्षा ऋतु के समय ढोल की थाप के साथ गाया जाता है। अब देखिए बच्चों, रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत सर्वाधिक समाचीन है। मतलब जो अब आप रासो साहब, जैसे आपने वीर गाथा काल, गद्य काल ये सब कहा ना, तो ये क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से सर्वमान है और उन्हीं के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं काल का विभाजन। लेकिन बच्चों यहाँ जो रासो शब्द आपका आ गया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत को सर्वाधिक मान लिया गया है।
उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप बताएंगे संस्कृत के रासक शब्द से हुई है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासक एक छंद भी है और एक काव्य भी है। आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित्र काव्यों के लिए किया। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश में 29 मात्राओं का छंद भी प्रचलित है, जिसे रास कहा जाता है। रास या रासा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता है जिसमें रासक छंद की प्रधानता हो। समझ रहे हैं बच्चों? रास काव्य उन रचनाओं को कहते हैं जिसमें रासक छंद की अधिकता हो, प्रधानता हो। आगे चलकर रास काव्य की ऐसी रचनाओं को कहने लगे रास काव्य ऐसी रचनाओं को कहने लगे आगे चलकर रास काव्य ऐसी रचनाओं को कहने लगे जिनमें किसी प्रकार का भी मतलब जिसमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया गया हो। प्रारंभ में रास छंद केवल प्रेम परक रचनाओं में होता था, मतलब जहाँ प्रेम को दर्शाया जाता था वहीं होता था रास का प्रयोग। लेकिन परंतु बाद में वीर रस युक्त रचनाएं भी इसमें प्रयुक्त होने लगी इसी छंद में, और रासो शब्द की उत्पत्ति इसी प्रकार हो गई है बच्चों। अब देखिए कैसे हुई है। देखिए, रासक से रास, अब रासा में फिर वो हो गया, क्या कहते हैं, इस सा के साथ जुड़ गया, रासा हो गया। और राजस्थानी में बच्चों आ को ओ कहा जाता है, इसलिए वहां पर रासो हो गया। समझ पा रहे हैं? रासक संस्कृत शब्द है। यहाँ से का आपका जो आधा का निकल गया, यहाँ से पूरा का नहीं आधा का निकल गया, इसका मात्रा जो है रह गया। अब उसके बाद में जो आ है ये सा के साथ जुड़ गया, ये रासा हो गया। और राजस्थान साइड में बच्चों पहले तो प्राचीन जो हिंदी गद्य का विकास हुआ है वो राजस्थानी ब्रज भाषा से मिलकर हुआ है। हमने आपको थ्योरी में समझाया है। तो अब देखिए यहाँ पर वहाँ जो राजस्थानी लोग हैं वहाँ रास आ को ओ कहते हैं, इसलिए रासा को रासो कहा जाने लगा। अब देखिए बच्चों, कुछ लोग रासों का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, मतलब रासों का अर्थ रहस्य बताते हैं कि रहस्य है, और कुछ रसायन से। अतः हो सकता है कि रसायन ही कालक्रम में रासो हो गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो रसायन रहा वो भी समय के अनुसार फिर क्या हो गया, रसायन हो गया। रसायन से मतलब रसायन ही कालक्रम में रासो हो गया आगे, मतलब जो रसायन था वही आगे चल के रासो बन गया। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। रासो ग्रंथों की भाषा कैसी है, एक एक चीज धैर्य से समझिए बच्चों, फिर आगे चल के आपको एक एक चीज क्लियर होगा, आप समझ पाएंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे थे। जब आपसे क्वेश्चन आंसर बनेगा और आपकी परीक्षा में भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो देखिए बच्चों, रासो ग्रंथ की भाषा कैसी थी, डिंगल थी। राजस्थानी भाषा को अन्य दूसरे नाम से डिंगल भाषा भी कहते थे। यह वीर काव्यों की भाषा के रूप में उपयुक्त होती है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज आदि भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। यह रासो काव्य पूर्ण रूप से हृदय को स्पर्श करने की क्षमता रखता है। इन ग्रंथों में विविध छंदों का भी प्रयोग किया गया, जैसे दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, सट्टक, रोला, छप्पर, कुंडलिया आदि। इन काव्यों में रस उत्कर्ष की अपूर्ण शक्ति है। इस काल के काव्यों में श्रृंगार रस, भक्ति रस में रचनाएं रची गईं, किंतु प्रमुख वीर रस की ही रही। जो प्रमुखता रही बच्चों वो वीर रस की रही। अब देखिए, इस काल के प्रमुख कवि इन तथा उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। बच्चों आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन से संबंधित चीजें आ गई हमारे पास। देखिए तो क्रम संख्या से देखिए, ये देखिए बच्चों, ये कवि का नाम है, ये रचनाएं हैं उनकी, और ये रचनाओं का रूप है कि किस प्रकार की रचना है। तो दलपति विजय बच्चों ये खुमार रासो लिखे थे। कौन? दलपति विजय खुमार रासो लिखे थे, और ये प्रबंध काव्य है। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, ये भी प्रबंध काव्य है। गंगाधर ने यह हमीर रासो लिखा था, सारंग गंगाधर, तो ये भी प्रबंध काव्य ही है। नलपति नल विजयपाल रासो लिखे थे। नल सिंह ने क्या लिखा था? विजयपाल रासो। और उसके बाद ये भी प्रबंध काव्य है। जगनिक परमार रासो, ये आलखंड जिसे कहते हैं, ये वीर रस का प्रधान है।
इसमें वीरता आल्हा उदर की बताई गई है, जो महोबा में रहने वाले थे। अब देखिए नरपत नाल बीसल देवरासो लिखे हैं कौन? नरपत नाल। ये वीर रस प्रधान है बच्चों, लेकिन ये श्रृंगार रस भी है इसमें। क्या? इसमें श्रृंगार रस भी है, ध्यान दीजिएगा। ये वीर रस और श्रृंगार रस दोनों है। श्रृंगार शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा, ये शुद्ध रूप है, ध्यान दीजिए बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है शुद्ध अशुद्ध शब्दों में। ये आपका श्रृंगार रस है, देखिए फिर से समझ लीजिए, ऐसे लिखा जाता है। देखिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी प्रकार से श्रृंगार लिखा जाएगा। अब चलिए बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए हम नरपत नाल की तरफ से, ये देखिए बीसल देवरासो ने लिखा है, ये वीर रस प्लस श्रृंगार रस है। केदारनाथ भट्ट ने जय चंद्र प्रकाश लिखा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि केदारनाथ भट्ट ने कौन सी रचना लिखी, तो जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना? ऐसे भी तो केदारनाथ भट्ट ये भी वीर काव्य है। और मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखा है, वीर काव्य है। ये सब रचनाएं वीर रास क्या कहते हैं, आदिकाल की रचनाएं हैं बच्चों। ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? 3 इसमें से दे दिया जाएगा और एक नहीं, किसी और काल की रहेगी। या पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल की रचना है? इसका मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें एक रहेगा आदिकाल की और बाकी अन्य रहेंगे। अब देखिए बच्चों, इस युग के अन्य कवि विद्यापति, अब्दुल रहमान और कुशल लाभ, ये सब इंपॉर्टेंट है। विद्यापति हो गए, अब्दुल रहीम खान खाना हो गए। अब प्रवृत्तियों को समझ लेते हैं बच्चों। आदिकाल से संबंधित अब यहीं पर समाप्त होता है चैप्टर प्रवृत्तियों को समझने के साथ साथ। अब आप क्वेश्चन जब इससे संबंधित होगा तब आप चीजें एकदम क्लियर होंगी। तब आइए बच्चों प्रवृत्तियों को हम लोग समझ लेते हैं। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां जो थी, सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था बच्चों। यहाँ पर आदिकाल में सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था। युद्धों का सुंदर सजीव वर्णन था, अर्थात जो युद्ध होते थे उसमें खूब बढ़ा चढ़ा कर सुंदर वर्णन करते थे। कभी लोग अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी, जिनके आश्रय में कभी लोग रहते थे उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे। अगर राजा ने शेर मारा अर्थात बकरी मारी तो प्रशंसक क्या कहते थे कि राजा ने शेर मारा। इतनी अधिक वीरता को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता था उनके आश्रय कवियों द्वारा। अब देखिए बच्चों, वीर रस एवं श्रृंगार रस की यहाँ पर काव्य की प्रधानता, यहाँ पर कल्पना हमने अभी आपको बताया है। ये देखिए परमाल रासो जो कि जगनी का है, इसमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों है बच्चों। बीसल देवरासो, क्षमा करें, बीसल देवरासो ये नरपत न्याल का, जिसमें श्रृंगार और क्या कहते हैं वीर रस दोनों है। श्रृंगार रस कैसे है, थोड़ा सा इस पर जिक्र कर लिया जाए बच्चों। देखिए ये जो बीसल देवरासो की बात हो रही है, तो ये क्या थे, इनकी शादी होती है बीसल देवरासो की, जिसमें राजा होते हैं। और वो क्या करते हैं, पत्नी जब उनकी आती है तो वो भी किसी छोटे मोटे घर की लड़की नहीं होती हैं, तो उनसे बड़ी बखान करते हैं, फलाना ढिमकाना, ये हमारे पास वो है, हम इतने वीर। तो इनके पास नमक का पहाड़ी नहीं था। इनकी पत्नी ने कहा कि आप इतने डीगे हाँक रहे, हमारे पिताजी के पास तो नमक की पहाड़ी है, आपके पास तो नहीं है। ये बात इनको लग गई और ये इन्होंने घर बार छोड़ दिया। और इसी में 12 मासे का प्रयोग हुआ है बच्चों, अर्थात रानी का जो प्रत्येक महीना था अलग अलग उन्होंने कैसे कैसे बिताए, ये कवि ने अच्छे से वर्णन किया है। कब? जब वियोग था, मतलब वियोग श्रृंगार रस इसमें प्रयोग है बच्चों। इसमें श्रृंगार है, हमने अभी आपको बताया, लेकिन कौन सा विशेष रूप से वियोग श्रृंगार है। तो ये चले जाते हैं उड़ीसा की साइड में और एक मतलब सेवक बन के किसी राजा के यहाँ रहने लगते हैं। फिर धीरे धीरे मतलब वहाँ रहते हैं। फिर कहीं पता चलता है कि ये तो राजा हैं, फिर कहीं कोई युद्ध होता है, इसमें जीत लेते हैं, मतलब उनको जिनके यहाँ रहते हैं उनको मतलब जीत दिला देते हैं। और फिर पता चलता है कि ये तो राजा हैं और ये इस चीज़ के लिए खोज में मतलब आए हुए हैं कि इनको नमक की पहाड़ी चाहिए, तो वो इनको नमक की पहाड़ी दे देते हैं। और इसी प्रकार की रचना है बच्चों। तो ये वीरता और श्रृंगार रस में दोनों मिला हुआ है। अब देखिए प्रवृत्तियों को हमने समझ लिया है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझेंगे पूर्व मध्यकाल।
मध्यकाल का पूर्व भाग जिसे भक्ति काल कहा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये 1350 से 1650 ईस्वी तक चला है। तो अब देखिए बच्चों, इसी तरह से अब आपका क्या कहते हैं निरंतरता बनी रहेगी। आप अब लगे रहिए और निरंतर जिस प्रकार से आपने गद्य साहित्य इतिहास को समझ लिया है और इसी प्रकार आप पद्य साहित्य इतिहास को समझिए। इसमें से बच्चों 10 नंबर के सवाल आते हैं। कितने? 10 नंबर के सवाल आते हैं। तो ये छोटा हल्के मत लीजिएगा बच्चों। बस ये है कि इसमें फैक्ट होते हैं। फैक्ट अर्थात आपको रचना याद करनी पड़ेगी, कभी याद करने पड़ेंगे। तो जब बच्चों ये थ्योरी आप अच्छे से याद रखेंगे ना, थ्योरी, तो आप चीज़ों को अच्छे से फिर याद कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों। चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और आपसे संबंध है, आप जानते हैं, रिलेटिव हैं, तो आप उनको अवश्य शेयर करें और जिससे सब में हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़े, सब रुचि पैदा करें अपने अंदर और हिंदी विषय को इम्पोर्टेंट समझें। क्योंकि बच्चों आपका सभी विषय हिंदी विषय में ही रहता है, आपको हिंदी विषय में भाषा में ही लिखना रहता है। जब आपका हिंदी अच्छे से मजबूत हो जाएगा तो फिर आप अन्य विषयों को भी अच्छे से कर पाएंगे। आपका 2 से 4 6 नंबर एक्स्ट्रा ही आएगा क्योंकि आपको लिखना पढ़ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए बच्चों, अब इसी वाक्यों के साथ हम चलते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूर्व मध्यकाल भक्ति काल की ओर। जय हिंद बच्चों।